everyone. In this session, we will discuss about the solution of Master Cadre exam of year 2021. Let's discuss these questions one by one in detail. First question is, which is the correct relation for the diamagnetic material? Diamagnetic material के लिए कौन सा correct relation है? अब हमें पता है कि जो diamagnetic materials होते हैं, ठीक है, इनके लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो -1 होती है। जो परफेक्ट होते हैं डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं उनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 होती है, और जो सिर्फ डायमैग्नेटिक होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं, उनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करती है। यानी कि ससेप्टिबिलिटी क्या मिलेगी, लेस देन। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं। बच्चा सिर्फ ये रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलेशन देख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास, ससेप्टिबिलिटी इज μr -1। अगर हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, दैट इज 0। अगर ससेप्टिबिलिटी 0 है तो हमारे पास μr की वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज 1। तो ये जो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 से 1। तो यानी कि μr इज लेस देन 1 और ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ratio of the intensity of magnetization to the magnetization force it is known as। तो ये रेशो किसके बीच में है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम एच से डिनोट करते हैं। ये किसकी रेशो होती है, ससेप्टिबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। Permanent dipole consists of following angular momentum: orbital angular momentum of electron, electron spin angular momentum, nuclear spin angular momentum, all of above। तो अभी अगर एटम की परमानेंट डायपोल है तो वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से भी होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी होती है, न्यूक्लियर स्पिन की वजह से भी हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ अबव, राइट। कि जैसे डायपोल, परमानेंट डायपोल हम चेक कैसे करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से ही चेक करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का यानी कि एल की वैल्यू से भी देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन स्पिन एस की वैल्यू से, न्यूक्लियर स्पिन जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो इन सब से हम जो है परमानेंट डायपोल ऑफ एटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज डी करेक्ट आंसर। द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द आइसोटोप्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है आइसोटोप्स का सुपर कंडक्टर में सेम होता है, डिफरेंट होता है, या जीरो होता है, या नन ऑफ दिस। ये डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आइसोटोप के मास के साथ वेरी करता है, कुछ ऐसा रिलेशन होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर m की पावर 1/2 इट इज कांस्टेंट, कुछ ऐसा रिलेशन होता है इनके बीच में। तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो इनका आएगा वो डिफरेंट आएगा। ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच एनर्जी डज नॉट परमिट द थिकनेस ऑफ द ब्लॉच वॉल टू इंफिनिटी। अब जो ब्लॉच वॉल की थिकनेस है, ठीक है, उसको इन्फिनिटी तक कौन सी एनर्जी जो है वो परमिट नहीं करती। तो इसका आंसर है एक्सचेंज एनर्जी, दैट इज ऑप्शन ए। रिपीटेबल एंटिटी इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नाउन एज। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एक रिपीटेबल एंटिटी है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल। क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बनता है, यूनिट सेल से बनता है। जैसे ये हमारा यूनिट सेल है, तो इसको हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तभी तो हमारा क्या बन रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यूनिट सेल जो है दैट इज द रिपीटेबल एंटिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, रीमैन इफेक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय। रीमैन इफेक्ट को किसने प्रूव नहीं किया था, दैट इज द बोहर मॉडल। क्योंकि बोहर मॉडल ने हमें जस्ट ये बताया था कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है या हाइड्रोजन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होंगे एटम्स, उनके लिए इसने किया स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिया। इट डज नॉट एक्सप्लेन कि जब हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है,
तो क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन पे, ये जो ट्रांजिशंस हो रही है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसने एक्सप्लेन क्या नहीं किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बोहर मॉडल, क्योंकि जीमैन इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उससे क्या होगा, उसके जो एनर्जी लेवल्स है उनकी शिफ्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन भी हमें क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो ये जो इफेक्ट था ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट, of the following term symbols of np2, np2 configuration है हमारे पास 1s0 3p0 3p1 3p2 which is the ground state। अब ground state अगर हमने फाइंड करनी है, हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं, हुंज रूल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, हम पहले हाइयर एस लिख देखते हैं, हाइयर एस वैल्यू तो उसकी लोअर एनर्जी होगी। फिर हम देखते हैं सेकंड, दैट इज हाइयर एल वैल्यू, उसकी लोअर एनर्जी हो। फिर हम चेक करते हैं जे की वैल्यू, जे की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है। अगर तो लेस देन हाफ फिल्ड है, ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड है, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ जे जो होगी उसकी हमारी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर तो ये जो लेवल है इट इज मोर, इट इज फुली फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड, हाफ से ज्यादा फील्ड है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, हायर वैल्यू जो होगी जे की वो हमारे पास क्या मिलेगी, एनर्जी उसकी कम मिलेगी। तो यही रूल अब यहाँ पे हम लगाएंगे, हमारे पास जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ये आ रही हैं, दैट इज 1s0 3p0 3p1 3p2। अब इसमें हायर एस वैल्यू कौन सी है, ये तीन टर्म्स आ जाएंगे जिसमें एस वैल्यू यहाँ से पता चल रही है मल्टीप्लिसिटी से, तो यहाँ पे 3 हमें हायर मिल रहा है तो हम इस टर्म से हम देखेंगे। फिर हायर एल, इन सब का एल तो सेम ही है। फिर हम देखेंगे जे वैल्यू। अब ये np2 कॉन्फ़िगरेशन है, np2 मतलब लेस देन हाफ फील्ड है ये लेवल, तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए हमारे पास क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ जे जो होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब जे की लोअर वैल्यू कौन सी है, जीरो है ना, 0 1 2 में से जीरो सबसे छोटी है, तो ये 3p0 जो बनेगी हमारी ग्राउंड स्टेट बनेगी, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लैंडेस जी फैक्टर फॉर दिस लेवल ऑफ एटम इज, अब हमारे पास ये लेवल गिवन है 3p1, इसके लिए हमें लैंडेस जी फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू कितनी है, ये पी के लिए एल की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, जे की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें यहाँ पे 1, और एस की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, देखो ये मल्टीप्लिसिटी होती है, 2s प्लस वन इक्वल टू 3 हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी इससे ही कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू क्या मिली, वो भी 1 मिली, 2s प्लस वन इक्वल टू 3 और ये 2 हो गया, s की वैल्यू भी क्या मिली, 1 मिली। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1 प्लस जे की वैल्यू 1 इंटू वन प्लस टू, एस की वैल्यू 1 इंटू वन प्लस टू माइनस एल की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वन प्लस टू डिवाइडेड बाई 2, जे की वैल्यू 1 इंटू वन प्लस टू, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या मिली 1 प्लस टू माइनस टू डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया g इज इक्वल टू 1 प्लस टू बाई फोर, यानी कि 1/2, और g इज 1 प्लस 1/2, और g की वैल्यू क्या मिली हमें 3/2, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द परटर्बेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो परटर्बेशन है वो क्या आएगी। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जब भी अप्लाई करते हैं हमारे पास एनर्जी कितनी आती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, माइनस म्यू डॉट बी, ये होती है। तो यही हमारे पास क्या मिलेगी, परटर्बेशन मिलेगी, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो परटर्बेशन क्या मिलेगी हमें, माइनस म्यू डॉट बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, तो विजिबल रेंज में कौन सी मतलब सीरीज की हमें वेवलेंथ मिलेगी, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। लाइमन सीरीज तो हमारी जो होती है
वो नहीं होती विजिबल रेंज में, ए ऑप्शन नहीं आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, दैट इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में अगर आप वेवलेंथ फाइंड करोगे वो आपको विजिबल रेंज में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डीके illustrates the importance of phenomena of quantum mechanical tunneling, fine structure of alpha particles, long range alpha particles, none of these। तो अल्फा डीके से हमें किसकी इंपॉर्टेंस पता चली थी, क्वांटम टनलिंग को इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग को, इस प्रोसेस को जो है वो अल्फा डीके ने एक्सप्लेन किया था। ये होता क्या वैसे कि अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 5 MeV तक थी, ठीक है, लेट्स से 5 MeV तक थी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास बैरियर है, ठीक है। तो ये जो बैरियर है, तो बैरियर है उसकी है 25 to 26 MeV तक वैल्यू है। अब अल्फा पार्टिकल एनर्जी तो बहुत कम है, वो इस बैरियर को कैसे क्रॉस पर कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि बैरियर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम है। तो क्लासिकली क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकता, बट क्वांटम मैकेनिकल अकॉर्डिंग क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे क्या होगी, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होगी, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो पार्टिकल है इस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड आ सकता है। तो अल्फा डीके ने इंपॉर्टेंस जो है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की एक्सप्लेन की। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मीटर हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा मीटर। जो अल्फा मीटर होते हैं मोस्टली उनका हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होता है। जैसे इसकी एग्जांपल ले लो बिस्मथ, इसका हाफ लाइफ क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो अल्फा मीटर होते हैं उनका हाफ लाइफ जो होता है लॉन्गेस्ट होता है। विच न्यूक्लियोटाइड इज पेरेंट फॉर द डिके सीरीज। डिके सीरीज के लिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेरेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आंसर, थोरियम 232 भी जो है वो एक डीके सीरीज में पेरेंट न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो वाज पोस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। अब ये जो न्यूट्रिनो था ये क्यों पोस्टुलेट किया गया था, किसकी वजह से पोस्टुलेट किया गया था, टू एक्सप्लेन द बीटा डीके। क्योंकि बीटा डीके में क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में डीके कर रहा था। ये जो रिएक्शन थी ये क्या थी, अलाउड नहीं थी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एक तो यहाँ पे स्पिन कंजर्व नहीं हो रही, स्पिन डज नॉट कंजर्व, दूसरा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं थी, एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट देयर। तो इन दो रीजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो न्यूट्रिनो है ये इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो देखी गई, और ये रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखा गया, फिर न्यूट्रिनो इसमें ऐड कर दिया। तो जब ये न्यूट्रिनो पार्टिकल इसमें ऐड कर दिया तो ये दोनों जो पहले कंजर्व्ड नहीं आ रही थी क्वांटिटी स्पिन और एनर्जी, वो हमें यहाँ पे मिल रही थी। सो ये न्यूट्रिनो की एग्जिस्टेंस जो थी ये किसके लिए की गई थी, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, बीटा डीके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्टिकल्स कैरिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर। तो जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है वो कौन है, फोटॉन्स इज द रॉन्ग, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं लगेंगी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लैप्टॉन्स होते हैं, वो वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स जो होते हैं उनके बीच जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो जब लगती है तो ये पार्टिकल जो है एक्सचेंज होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 2t। अब हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अब देखो यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर t की पावर n यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, -1 की पावर n d/ds nth डेरिवेटिव ऑफ fs, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हमें पहले क्या चाहिए, fs चाहिए। fs क्या है, लैपलेस ऑफ f ऑफ t, हम किससे लिखते हैं, f ऑफ s। तो f ऑफ t इस टर्म को इससे कंपेयर करें तो हमें n की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे t की पावर n है, यहाँ पे t n की वैल्यू क्या है, 1। तो f ऑफ t यहाँ पे मेरा क्या है, साइन 2t। अब इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर लेते हैं, वो हमें क्या मिल जाएगी, f ऑफ s, क्योंकि वही चाहिए हमें। तो साइन 2t का लैप्लेस क्या हो जाएगा, 2/2
एस स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा हमारे पास, क्योंकि लैप्लस ऑफ साइन ए टी क्या रिलेशन होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 फिल कर दिया। अब हम इसकी लैप्लस फाइंड कर लेते हैं, टी साइन टी, ये कैसे करेंगे, -1 की पावर 1 डी बाई डी एस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा इसका सॉल्व, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या मिलेगा हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आएगी, 2 का डेरिवेटिव 0 -2, और ये एस स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव ये 2s आ गया। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला आंसर, माइनस ये रहा पॉजिटिव हो जाएगा, 4s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन एस स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Laplace transform of the function this is, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक फंक्शन है यहाँ पे, मान लो एफ ऑफ टी, उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है 1/s ई की पावर माइनस ए एस, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ टी पूछा गया है, मतलब इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है ये। अब हमें पता है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होती है, ये वाला जो फंक्शन है स्टेप फंक्शन, इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होती है ई की पावर माइनस ए एस बाई एस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगानी है, ई की पावर माइनस ए एस बाई एस, ई तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो लैप्लेस इनवर्स किसकी लगानी है, इसकी लगानी है, और ये किस लैप्लेस इनवर्स इसकी क्या मिलेगी आपको, u ऑफ t माइनस ए। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। हम पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, पॉइजन ब्रैकेट हमें लिखनी है फाई और साई के बीच में, तो वो क्या आएगी, Q और P के कॉरेस्पॉन्डिंग, कर्ल फाई बाय कर्ल Q, कर्ल साई बाय कर्ल P, माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल P, कर्ल साई बाय कर्ल Q, यही होती है। अब यहाँ पे साई और फाई की है, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगी, कर्ल साई बाय कर्ल Q, कर्ल फाई बाय कर्ल P, माइनस कर्ल साई बाय कर्ल P, कर्ल फाई बाय कर्ल Q, यही बना। अब देखो अगर मैं इस टर्म से नेगेटिव कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि कर्ल फाई बाय कर्ल Q, कर्ल साई बाय कर्ल P, माइनस ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, कर्ल फाई बाय कर्ल P, कर्ल साई बाय कर्ल Q। अब देखो ये वाली जो है ये सेम मिल रही है मुझे, ये टर्म, इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, सॉरी इसकी पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। तो यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही है, कि अगर हम इससे नेगेटिव साइन ले कॉमन, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, इसकी पॉइजन ब्रैकेट ही तो मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि फाई और साई ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, ये क्या था, साई और फाई से माइनस कॉमन लिया ना मैंने, साई और फाई से ये माइनस, और ये किसकी पॉइजन ब्रैकेट है, फाई विद साई की, माइनस साइन को इधर लिख दें कोई चक्कर नहीं, फाई और साई इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई विद फाई, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैग्रैन्जियन इज ए फंक्शन ऑफ, लैग्रैन्जियन किसका फंक्शन होता है हमारा, दैट इज क्यू डॉट और टी, तो ये की क्यू क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ये हमारा, ठीक है, और ये क्यू डॉट क्या है हमारे पास, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो जाएगी, और ये टी क्या है, टाइम, तो ये इसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, a particle of rest mass m0, it is moving with the velocity 0.9 c. Its kinetic energy is, अब हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ये जो है, इसको हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या मिल गया, E माइनस m0 c स्क्वायर। अब एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, गामा एम सी स्क्वायर, m0 c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, m0 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर,
माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें मिल गया, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या मिला हमारे पास, एम नॉट सी स्क्वायर 1/√, स्पीड कितनी है 0.9, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 1.3 एम नॉट सी। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। If L and H are Lagrangian, Hamiltonian respectively, generalized coordinate aij, it is cyclic, then it is absenting। अब जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है वो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होगा L और H में, does not directly present in L H। ठीक है, मतलब वो कैसे हो सकता है, जैसे ए आई जे है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये ए आई जे प्रेजेंट नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे इसकी प्रेजेंस होगी, डायरेक्टली ये प्रेजेंट नहीं होता। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट किस में एब्सेंट होगा, दोनों में, क्योंकि अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट एल में है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो एच में भी होगा। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m and n, डू द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, दिस रिप्रेजेंट्स द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि इनकी पॉइजन ब्रैकेट किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। हम पॉइजन ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं, कर्ल क्यू बाय कर्ल क्यू, कर्ल पी बाय कर्ल पी माइनस कर्ल क्यू बाय कर्ल पी बाय कर्ल क्यू, इट इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्यू क्या गिवन है, दैट इज क्यू की पावर m cos np। तो हम कर्ल क्यू बाय कर्ल क्यू फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, m क्यू की पावर m माइनस 1 cos np। कर्ल क्यू बाय कर्ल पी भी चाहिए, वो भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो क्या आएगा, क्यू की पावर m cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एन पी, और साथ में क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, ये दो टर्म्स मिल गई हमें। अब हमारे पास p क्या गिवन है, q की पावर m साइन ऑफ एन पी, इसका भी डेरिवेटिव देख लेते हैं, कर्ल p बाय कर्ल q क्या मिलेगा, m q की पावर m माइनस 1 साइन एन पी। ठीक है, फिर कर्ल p बाय कर्ल p क्या मिलेगा, q की पावर m साइन का डेरिवेटिव cos एन पी, और साथ में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये हमने सारी टर्म्स फाइंड कर ली हैं। अब इस पॉइजन ब्रैकेट वाली इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में हम वैल्यूज जो है वो फिल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कर्ल क्यू बाय कर्ल क्यू, ये रही वो टर्म, m q की पावर m माइनस 1 cos एन पी, कर्ल p बाय कर्ल p, ये वाली टर्म फिल कर देंगे, ये क्या है, n q की पावर m cos एन पी माइनस कर्ल क्यू बाय कर्ल p, ये रही वो टर्म, ये माइनस है इसमें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या मिला, q दी पावर m n साइन एन पी। ठीक है, कर्ल p बाय कर्ल q, ये वाली टर्म मिलेगी हमें, तो ये लिख देंगे हम m q की पावर m माइनस 1 साइन एन पी इज इक्वल टू 1। टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, इसमें m और n, q की पावर क्या हो जाएगी 2m माइनस 1, और ये कॉज है ये भी कॉज है, तो ये कॉस स्क्वायर एन पी आ गया, प्लस इसमें भी m है n है, m और n, q की पावर क्या आ जाएगी 2m माइनस 1, इसमें क्या है साइन स्क्वायर एन पी, इट इज इक्वल टू 1। अब ये टर्म कॉमन ले लेते हैं, m एन q की पावर 2m माइनस 1, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर एन पी प्लस साइन स्क्वायर एन पी, इट इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी तो 1 नहीं होती है, तो हमारे पास क्या मिला, m एन q की पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है राइट साइड पे, तो एम एन इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये मिल गई हमें। अब यहाँ पे राइट साइड पे q की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं q की पावर 2m माइनस 1 को q की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि q की पावर 0 क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या मिली 1/2। अब इस इक्वेशन में m की वैल्यू फिल कर देते हैं, 1/2 n इक्वल टू 1, यहाँ से n की वैल्यू क्या मिली 2, तो m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द वैलिड पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारी जो पॉइजन ब्रैकेट की कंडीशन क्या होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो पॉइजन ब्रैकेट होगी q और p की वो क्या होगी, 1 होनी चाहिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन
कैपिटल Q और P ये हमें दी गई है। द जनरेटिंग फंक्शन हमें F3 निकालना है। अब जो F3 जनरेटिंग फंक्शन है वो किसका फंक्शन होता है? स्मॉल p कैपिटल Q का फंक्शन होता है। तो अगर हम इसकी इक्वेशंस लिखें वो क्या मिलेगी? Q इज इक्वल टू माइनस कर्ल F3 बाय कर्ल P, कैपिटल P इज माइनस कर्ल F3 बाय कर्ल Q। अब हमें F3 की वैल्यू चाहिए, तो F3 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन P इंटू डी क्यू। इस इक्वेशन को मैं यूज कर रही हूँ, ये वाली को। अब मुझे यहाँ पे P की वैल्यू फिल करनी है। P की वैल्यू मेरे पास क्या है? दैट इज 2 1 प्लस रूट क्यू कॉस P और ये रूट क्यू साइन P, ये मिल रही है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी क्यू के विद रिस्पेक्ट टू है, बट पी के एक्सप्रेशन में तो डी क्यू कहीं पे है ही नहीं, कैपिटल क्यू तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे हमें पहले रूट क्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखो q इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस रूट क्यू कॉस पी। यहाँ से रूट क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डी क्यू है ना, क्यू वेरिएबल पे हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, पी के इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं e की पावर q, इट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट क्यू कॉस पी, ये मिल गया मुझे। यहाँ से क्या आया? रूट क्यू कॉस पी इज इक्वल टू ई की पावर क्यू माइनस 1। रूट क्यू की वैल्यू मिल गई, ई की पावर क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस पी। इस रूट क्यू की वैल्यू को हम इस पी के रिलेशन में फिल कर देते हैं। तो कैपिटल पी किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस रूट क्यू की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे कॉस पी, और ये भी कॉस पी, ठीक है। रूट क्यू यहाँ पे फिल किया, ई की पावर क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस पी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइन पी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या मिला? 2 1 प्लस ई की पावर क्यू माइनस 1, और ये ई की पावर क्यू माइनस 1 बाय कॉस पी, और ये साइन पी। वन से वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल पी की वैल्यू क्या मिली? दैट इज 2 ई की पावर क्यू, ई की पावर क्यू माइनस 1 टैन पी, टैन पी मिली ये टर्म, और ये बन गया 2 ई की पावर 2 क्यू। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, चाहे आप p की वैल्यू फिल कर दो, चाहे आप स्मॉल q की वैल्यू फिल करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा जनरेटिंग फंक्शन। हमें ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, क्या मिल रही है मुझे यहाँ से? f3 की वैल्यू माइनस q dp। q की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 बाय कॉस स्क्वायर p, ये रूट क्यू की वैल्यू है ना, इंटीग्रेशन ए की पावर क्यू माइनस 1 स्क्वायर, और ये डीपी, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस ए की पावर क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन डीपी वेरिएबल पी वेरिएबल पे है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? सीकेंड स्क्वायर पी हो जाएगा डीपी। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? माइनस ई की पावर क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन। तो ऑप्शन ए मिल रहा है यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके। आप यहाँ पे p की वैल्यू भी फिल कर सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी हमारे पास रिलेशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Total force in the newtons acting in a body of mass 5 kilogram relative to the coordinate system moving vertically upward on earth with acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि हमें टोटल फोर्स निकालनी है, किस पे? बॉडी है, बॉडी का मास कितना गिवन है हमारे पास? 5 किलोग्राम।
किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, ये मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये कैसा फ्रेम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है हमारे पास, ये फ्रेम कैसा है हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सलरेटेड फ्रेम है ना, एक्सलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगी, सीडो फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, तो सीडो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस पार्टिकल पे कौन सी फोर्स लगेगी, देखो इसकी वेट की वजह से फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज mg। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ए एक्सलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सीडो फोर्स किस तरफ लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ, तो वो कितनी लगेगी, m इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस मास पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमारा मास है, तो इस पे फोर्स कौन सी लगी है, तो इसकी वेट की वजह से, और ये ऊपर की तरफ एक्सलरेशन है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलरेटेड फ्रेम है, तो यहाँ पे फिक्टिशियस फोर्स या सीडो फोर्स लगेगी, वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, और कितनी लगेगी, m इंटू ए। तो यहाँ पे इस बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है, फिक्टिशियस फोर्स ही तो लग रही है यहाँ पे, और वो कितनी लग रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज एम जी प्लस एम ए। ठीक है, m कॉमन ले लिया, g प्लस ए। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, g की वैल्यू 9.8, एक्सलरेशन इज 5, तो 9.8 और 5 कितना मिला हमें, 14.8, 5 इंटू 14.8, 74, 74 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रही है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the many word interpretation of quantum mechanics suggest? That each electron contains a tiny universe, that intelligent life elsewhere in the universe is a statistical near certainty, all the possibilities of quantum wave function become alternate realities, the quantum mechanics is only one of the many explanations about how particle behave। तो मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि हमारे पास क्या है, पैरेलली बहुत सारे यूनिवर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्वांटम वेव फंक्शन जो होगा अल्टरनेट रियलिटीज पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल अस दैट a dash of particle cannot be measured simultaneously with the exact precision। Position of mass, density of mass and size, position and momentum। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि पोजीशन और मोमेंटम में क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्मिनल काउंट ऑफ मॉडुलस 13 बाइनरी काउंटर इज। तो हमें इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है ना, 0 और 1 की फॉर्म में ही बाइनरी नंबर्स हम देखते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी काउंट क्या मिला, 1101। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है जिसपे डिवाइड किया है हमने, और ये क्या लिखा है, रिमाइंडर। तो ये नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे जब हमने बाइनरी नंबर में लिखना है। With the increase in intensity of light, resistance of light dependent resistor। तो जब भी इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर देते हैं हम लाइट की, तो जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये इंटेंसिटी जो है इनवर्सली वेरी करती है रेजिस्टेंस के साथ, किसके केस में, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स के केस में। When the light wave moves from water to air। अब लाइट वेव कहाँ से जा रही है, वाटर, मान लो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, तो वाटर क्या है हमारा, डेंसर मीडियम, यहाँ से लाइट वेव गई, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया,
वाटर से एयर, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट, ठीक है। डेंसर से रेयरर इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसे चली जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगी। फेस वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फ्रीक्वेंसी। मीडियम चेंज होने से जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। अगर मीडियम चेंज हो गया तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। जिस सोर्स से लाइट वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी मीडियम चेंज होता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है 6800 एंगस्ट्रॉम, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें रिलेशन पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, C बाय लैम्डा। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और वेवलेंथ हमें गिवन है ये 10⁻−10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आएगा 4.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Photons, the quanta of electromagnetic wave have momentum that is proportional to frequency, inversely proportional to frequency, directly proportional to wavelength या फिर दोनों पे इंडिपेंडेंट है। अब एनर्जी जो होती है फोटोन की वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो अब इसकी जो एनर्जी है एच तो कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली किसके साथ वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ वैक्यूम फॉर द और फ्री स्पेसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हम कैसे निकालते हैं, ये रिलेशन होता है हमारे पास, और फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 377 ओम तक आती है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। सो ऑप्शन बी जो है इसके क्लोजली रिलेट कर सकते हैं हम। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल जो यूज किया गया है दैट ऑपरेट्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द शीट रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर हैज यूनिट ऑफ, शीट रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ओम पर स्क्वायर। ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। SiO2 is used in the MOSFET, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्यों यूज की जाती है, एक तो ये क्या करती है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, दूसरा ये क्या करती है एक वर्चुअल चैनल क्रिएट कर देती है ताकि हमारा जो करंट है वो सोर्स से ड्रेन तक जो है वो फ्लो कर सके, तो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्या है कि जैसे वो वर्चुअल चैनल क्रिएट कर भी रही है तो वो क्या किस लिए किया जाता है, ताकि जो ये इंसुलेटिंग लेयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, ताकि जो करंट है वो क्या हो इजिली फ्लो कर सके सोर्स से ड्रेन की तरफ। इन द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग द टू डायोड रिपल फैक्टर इज, अब फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर जो होता है वो कितनी वैल्यू आती है 0.48, ये हमारी वैल्यू होती है। अगर हमने निकालना भी हो रिपल फैक्टर तो हम निकाल भी सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्क्वायर रूट IRMS² माइनस IDC² डिवाइडेड बाय IDC। यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी रिपल फैक्टर की। द SI यूनिट ऑफ ओपैम स्ल्यू रेट, स्ल्यू रेट की यूनिट्स क्या आती हैं, अब स्ल्यू रेट हमें क्या बताता है कि जो हमारी आउटपुट है विद द टाइम कैसे चेंज कर रही है, तो इसकी जो यूनिट्स आएंगी दैट इज वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होती है यूनिट।
Which of the correct relationship between emitter current, base current, collector current in the transistor? तो ये जो है ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। अमीटर करंट किसके इक्वल होता है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। Field effect transistor is a current volt control device, voltage control, neither voltage nor control, both control device। तो जो FET होता है ना, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम वोल्टेज की हेल्प से इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। अ गेट विद ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, तो वो कौन सा गेट होता है हमारे पास? नॉट गेट। ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉट गेट में हमारी क्या होती है? एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, दैट इज द नॉट गेट। When a piece of copper and germanium are cooled from room temperature to 100 Kelvin, the resistance of copper will increase, resistance of germanium and copper will increase, resistance of copper decrease, germanium will increase, all the statements are incorrect। अब यहाँ पे कॉपर क्या है? हमारा मेटल है, यानी कि कंडक्टर। जर्मेनियम क्या है? यहाँ पे सेमीकंडक्टर। तो जब टेम्परेचर कूल कर दिया तो कॉपर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और जर्मेनियम की बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। A certain non-inverting amplifier has input resistance and feedback resistance, closed loop gain। हमें यहाँ पे गेन निकालना है, तो इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हम कैसे निकालते हैं? 1 प्लस आर एफ ओवर आर वन, तो यानी कि 1 प्लस 100 के ओवर 1 के। ये कितना मिला? के से के कैंसिल हो गया, 101। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ वेरी इनवर्सली विद, तो गुड कंडक्टर्स के लिए जो स्किन डेप्थ होती है वो कैसे वेरी करती है? स्किन डेप्थ जो होती है वो 1/रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी करती है, यानी कि 1/2 पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज, तो जो वर्क डन होता है वो हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी लगती है? Q इंटू वी क्रॉस बी। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं V इंटू डी टी। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? V का क्रॉस प्रोडक्ट V से ही आ रहा है, तो ये क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो वर्क डन क्या मिलेगा यहाँ पे? जीरो। एन इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रिक चार्ज G डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका चार्ज क्या है? E, और ये ऑर्बिट का रेडियस कितना गिवन है? A। इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, अलोंग विच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज देयर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी अप्लाई की गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें ये रेशो पता है, मैग्नेटिक मोमेंट ओवर एंगुलर मोमेंटम, ये रेशो क्या होती है? चार्ज अपॉन 2m। हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? करंट इनटू एरिया। तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई ए स्क्वायर अपॉन एल, इट इज ई बाय एम। ठीक है, और ये करंट क्या होता है हमारे पास? चार्ज अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करंट की जगह क्या लिख रही हूँ? ई इंटू एफ पाई ए स्क्वायर अपॉन एल, इट इज ई बाय एम। ई के साथ ही कैंसिल हो गया। यहाँ से एल एंगुलर मोमेंटम क्या मिला? एम एफ पाई ए स्क्वायर। अब जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास? ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा को लिख सकते हैं ना 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या मिली? ओमेगा ओवर 2 पाई। अब ये जो पार्टिकल है, चार्ज है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है ई बी अपॉन एम, ये होती है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू ओमेगा की फिल कर देते हैं, ई बी अपॉन एम, ये 2 पाई और ये पाई ए स्क्वायर। एम के साथ एम कैंसिल हो गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एल ई बी ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ये 2 मिसिंग कर दिया, 2 यहाँ पे भी है, तो ये 2 यहाँ पे भी आएगा, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ई बी इंटू ए स्क्वायर, ऑप्शन बी मिल रहा है आंसर। लाइट वेव्स आर मोर डिफिकल्ट टू डायफ्रैक्ट देन द साउंड वेव्स, बिकॉज क्योंकि जो लाइट वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू द साउंड वेव, साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो डायफ्रैक्ट हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।